अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है वही चार सलाह है और उसी चार सलाह को जो है हम कनेक्ट करते हैं। उसमें जो बातें मैंने डिस्कशन की थी तो उसमें जो है ये ग्राफ रहता है, ये ग्राफ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें मैंने डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के बुक से जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन भी आप लोगों के साथ जो है डिफाइन किया था कि सेंटीग्रेड स्केल में आप लोगों ने क्या करना है, डिफिनीशन जो करनी है। तो वो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आपने 1/273 फैक्टर को याद रखना है कि इसमें द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इंक्रीज in case of centigrade for each degree rise of temperature the volume of a given mass of a gas increase by 1/273 factor of its original volume by 1/273 of its original volume। तो ये मैंने डिस्कशन किया। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था हाइपोथेटिकली हम लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो उस पर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस 273 ml है। अगर मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम 373 ml पे हो जाता है। मैंने ये सारे कैलकुलेशन प्रीवियस जो है कैलकुलेशन में किया है। अगर मैं टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाता हूं तो ये 473 ml पे चला जाता है वॉल्यूम। अगर मैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए तो 546 है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने ये डिस्कशन किया कि VT जो है 273, इससे क्या कर लेते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 1 इंटू टी डिवाइड बाई 273 जो है ये फैक्टर जो है, इस फैक्टर को अगर आप लोग देखें तो मैंने जो डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट चार्ल्स लॉ में जो हम ये डिफिनीशन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर अ गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज फॉर ईच डिग्री राइज फॉर ईच डिग्री राइज अगर आप लोग देखें तो बाय 1/273 फैक्टर फॉर ईच डिग्री राइज, यहाँ पे अ सिंगल डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 1 ml इंक्रीज इन वॉल्यूम, 100 डिग्री राइज 100 ml इंक्रीज, 200 डिग्री राइज 200 ml इंक्रीज, 273 तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो 273 प्लस 273 इज इक्वल टू 546, वॉल्यूम जो है ये डबल हो जाता है। इसी तरह अगर मैं इसी आइडिया को लेता हूं और यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्लाइन करता हूं, टेम्परेचर को क्या करता हूं, डिक्लाइन करता हूं। तो वी हैव टू एक्स्ट्रापोलेट, मैं क्या करता हूं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ग्राफ में मैंने आप लोगों को जो है वहां पे कैलकुलेशन की है कि फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को फॉल करता हूं तो देयर इज अ डिक्रीज जो है इन वॉल्यूम होता है। तो 1/273 फैक्टर ऑफ द जो है 1/273 फैक्टर जो हमने उसको लेना है। तो यहाँ पे फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री जो है डिक्रीज होता है, 1 ml डिक्रीज ऑब्जर्व होता है फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, अगर मैं 100 डिग्री फॉल कर लेता हूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं फॉल करता हूं तो आपको याद होगा मैंने 100 यहां पे पुट करें तो ये इसके साथ कैंसिल, तो 273 फॉल किए माइनस साइन होगा। तो यहां पे जो है 273 से 100 माइनस होगा तो 173 ml। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है ये 173 ml जो है वॉल्यूम होगा। तो फॉर ईच डिग्री फॉल ऑफ टेम्परेचर तो मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि यहां पे जो है आप लोग गौर से देखिए, यहां पे इस टेम्परेचर पे -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है यहां पे 173 ml वॉल्यूम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाऊं, अगर मैं टेम्परेचर को -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाऊं तो वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे 73 ml रह जाएगा, 73 ml। तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 73 ml होगा। अगर मैं टेम्परेचर को और फॉल कर लेता हूं और इसको जो है -273 पे लेके आऊं तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे द वॉल्यूम बिकम 0। तो आप लोग देखिए इस पॉइंट को कि यहाँ पे ये VT है इज इक्वल टू 273 ml। मेरे टेम्परेचर को -200 डिग्री फॉल कर लिया है तो -273 डिवाइड बाय 273 मल्टीप्लाइड 273 है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था आप लोगों को। तो 273 -273 ml दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जिस टेम्परेचर पे जो है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जो है क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, उस टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था, उसको जो है हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। इट इज अ हाइपोथेटिकल, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल है। सो एब्सोल्यूट जीरो जो है बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस जो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट मैटर है वो भी लिक्विफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है। बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर जो है अगर आप जो है हीलियम को देखें, हीलियम भी जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो जो है, एब्सोल्यूट जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू 0, जिस टेम्परेचर पे द गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाए, जिस टेम्परेचर पे जो है द एंथैल्पी ऑफ द जो है गैसेस क्या हो जाती है, जिसकी एनर्जी होती है, जिसको हम एनर्जी उसकी कहते हैं, वो 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। अब इसका आइडिया कहां से कि इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273।
अगर मैं सेंटीग्रेड को -273 लूं तो K विल बी इक्वल टू -273 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 0। ये क्या है? OK के बराबर है। OK 0 केल्विन के बराबर। तो -273 पे 0 केल्विन के बराबर है, तो वॉल्यूम भी यहां पे 0 है। यहां पे टेंपरेचर को अगर मैं क्या कर लेता हूं 1K कर लेता हूं, टेंपरेचर को अ सिंगल K कर ले 1 केल्विन, अ सिंगल केल्विन करूं, तो यहां पे वॉल्यूम 0 है, 0 ml वॉल्यूम है। जब टेंपरेचर को 1K कर लेता हूं वॉल्यूम 1 ml हो जाता है। यहां पे वॉल्यूम 1 ml। जब टेंपरेचर को 10K कर लेता हूं तो वॉल्यूम 10 ml हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और टेंपरेचर में, लेकिन एब्सोल्यूट टेंपरेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे जो है टेंपरेचर को 10K कर लिया तो 10 ml वॉल्यूम। अगर मैं टेंपरेचर को 100K कर लूं, 100 केल्विन कर लेता हूं, तो वॉल्यूम जो है यहां पे 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, 100 ml जो है यहां पे होगा। अगर मैं टेंपरेचर को जो है, अगर आप लोग देखें, अगर मैं टेंपरेचर को 200K कर लूं तो द वॉल्यूम जो है यहां पे क्या होगा? ये 200 ml हो जाएगा, 200 ml होगा। अगर मैं टेंपरेचर को जो है यहां पे क्या कर लेता हूं 273 केल्विन कर लेता हूं, तो द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 273 ml के बराबर हो जाएगा। अब देखें 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 है, -273 -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप लोग देखें -200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन है। तो अगर आप देखें तो यहां पे -200 डिग्री प्लस 273 विल बी इक्वल टू 73 K के बराबर है। तो इसका मतलब है -200 जो है ये 73 K के बराबर है, 73 K के बराबर है, तो वॉल्यूम क्या है? 73 ml है। आप देखें -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे द वॉल्यूम जो है, मैं यहां पे इसको 73 ml को यहां पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन करता हूं, ये 73 ml है, ये 73, इसका ग्राफ ये होगा -200 डिग्री 73 K पे वॉल्यूम 73 ml है। अगर -100 डिग्री सेंटीग्रेड कर लूं तो K की वैल्यू जो है -100 प्लस 273 विल बी इक्वल टू 173, या 173 के बराबर होगा। तो माइनस जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 173 केल्विन के बराबर है। 173 केल्विन पे द वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो 173 ml है। 173 K पे वॉल्यूम 173 K पे वॉल्यूम 173 ml है। 0 केल्विन जो है अगर आप देखें तो ये 273 K के बराबर होता है। 0 K पे तो 0 सेंटीग्रेड पे 273 केल्विन, तो द वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू 273 ml के बराबर है। अगर मैं क्या करता हूं इसके साथ 108 करे तो यहां पे ये 373 K होगा। 373 K पे वॉल्यूम कितना है? 373 ml है। अगर मैं यहां पे जो है 473 K लेता हूं, देखिए मेरी बात, 200 डिग्री सेंटीग्रेड 273 473 केल्विन के बराबर है। इस पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है वॉल्यूम जो है 473 ml के बराबर होते हैं, वॉल्यूम 200 ml इंक्रीज आ जाता है। अगर आप लोग यहां पे देखें तो यहां पे आ जाएं तो यहां पे 273 K पे तो इट इज 273 डिग्री सेंटीग्रेड। द K वैल्यू विल बी इक्वल टू 273 प्लस 273 इज इक्वल टू 546। नाउ इट इज इक्वल टू 546 K, तो 546 K पे वॉल्यूम 546 ml के बराबर है। जिस टेंपरेचर पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सीज हो जाए उस टेंपरेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। जिस टेंपरेचर पे द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस सीज हो जाए उस लेकिन ये आइडियल गैसेस के लिए आप वॉल्यूम को खत्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक थ्योरेटिकल आइडिया दिया है एंड देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई नहीं कि जिसपे आपने 273 ml गैस लिया और फिर एट द एंड में आपके पास वॉल्यूम गायब हो जाए, खत्म हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल है, क्योंकि वॉल्यूम को आप खत्म नहीं कर सकते। यहां पे वॉल्यूम को खत्म नहीं कर सकते, मास को आप जो है खत्म नहीं कर सकते। तो आपने प्लीज ज़हन में रखना है कि ये प्रीवियस लेक्चर का जो है कंसेप्ट है और उसी को आप लोगों ने यहां पे ज़हन में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो एक अनदर लॉ है दैट इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। दैट इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि यहां पे जो है अगर मैं टेंपरेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, if the temperature and pressure remains constant, so there is a direct relationship between volume and number of mole। volume और number of mole में direct relation है। if the temperature and pressure remains constant, अगर मैं temperature और pressure को constant रखता हूं तो according to the Avogadro law volume और number of mole में direct relationship है। तो अगर आप लोग देखें तो volume is direct proportional to the number of moles, ये number of mole के directly proportion है।
अगर आप देखें तो यहां पे जो है ये K है और यहां पे ये N है, where K is a proportionality sign constant है. The unit of K will be equal to V by N है and it is equal to dm क्यूब पर मोल जो है इसका यूनिट है. K का यूनिट जो है अगर आप लोग देखें तो ये dm क्यूब पर मोल जो है इसका यूनिट है. ये K का यूनिट एवोगाड्रो लॉ कांस्टेंट के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस हो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो, तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर. अगर मैं इसको 2 मोल कर लूं तो यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोल ज्यादा हो गए तो वॉल्यूम 44.8 डीएम क्यूब हो जाता है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, डबल हो जाता है. अगर मैं यहां पे एट एसटीपी पे ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कर लूं, मोल्स में बढ़ा रहा हूं तो साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो 67.2 डीएम क्यूब जो है इसका क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा. तो जितना मैं मोल्स के नंबर्स को इंक्रीज करो इतना जो है आप लोगों के पास वॉल्यूम. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल. दिस इज अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ. तो एवोगाड्रो लॉ में जो है हम इस तरह इसको डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आप लोग देखें कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इफ टेंपरेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. If temperature and pressure remains constant, so there is a direct relationship between volume and number of mole. Volume और number of mole में direct relationship है. अगर आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखें, we know that 1 mole of hydrogen gas, no that is equal to 2 ग्राम के बराबर है और इसमें जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, it contain 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम है. अच्छा 22.4 डीएम क्यूब अगर आप लोग देखें तो इसको आप लोग 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं डीएम क्यूब. अगर आप इसको जो है वी नो दैट अ सिंगल डीएम क्यूब में जो है 1000 सीएम क्यूब होते हैं. इट इज आल्सो इक्वल टू 22.4. अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करे 1000 तो यहां पे जो है ये सीएम क्यूब के भी बराबर है. सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है 22.4 डीएम क्यूब और जो है 22.4 लीटर and it and also occupy 22,400 जो है cm क्यूब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. इतने cm क्यूब के भी बराबर है. तो अगर आप लोग याद रखिए अगर आपको ये कहे 22,400 जो है 22,400 cm क्यूब में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होते हैं. 22.4 cm क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, 22.4 लीटर्स होते हैं. 22,400 में कितने जो है डीएम क्यूब होते हैं, 22 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर होंगे. तो ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि 22.4 जो है आप लोगों के पास सीएम क्यूब है. तो अगर आप लोग तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 2 ग्राम के बराबर है और ये एवोगाड्रो नंबर ये 22.4 डीएम क्यूब 22.4 लीटर जो है. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैविंग 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम 22.4 लीटर और यहां पे 22,400 सीएम क्यूब. ये ऑक्सीजन के लिए भी है, ये फिक्स है. अगर मैं यहां पे 1 मोल ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेता हूं 64 ग्राम के बराबर है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम 22.4 लीटर 22,400 सीएम क्यूब. ये भी इसके लिए फिक्स वैल्यूज है. अगर आप लोग देखें 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 80 ग्राम के बराबर है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम 22.4 लीटर 22,400 सीएम क्यूब है. ये 22 है सीएम क्यूब, ये भी इसके लिए फिक्स है. आप देखिए इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है डिफरेंट गैसेस है, ये सारे डिफरेंट गैसेस हैं. इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल 1 मोल 1 मोल. द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसमें प्रेजेंट है, पार्टिकल भी सेम आ रहे हैं, बट दे है इक्वल वॉल्यूम भी इसमें है. यहां पे इक्वल वॉल्यूम है, सबके लिए इक्वल वॉल्यूम है. तो अगर आप लोग वो से देखें equal number of mole of gases, different gases contain equal number of particles, equal volumes, equal moles, equal number of particle, equal volume but different number of masses. तो यहां पे जो है masses different है, masses तो different है 2 ग्राम 32 ग्राम 64 ग्राम एंड 80 ग्राम है, लेकिन मोल सेम है, नंबर सेम है और यहां पे वॉल्यूम सेम है. Equal volume of gases contain equal volume of gases. Equal volume of gases contain equal number of particles. Equal number of particles. ठीक है,
equal volume of a gas contain equal number of particles, equal number of moles, equal number of moles, equal number of moles, but different number of masses. लेकिन इसमें number of masses different होंगे, different number of masses, masses different होंगे, लेकिन मोल भी सेम होंगे, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी सेम है, पार्टिकल भी सेम और वॉल्यूम भी सेम है, तो वॉल्यूम इनके लिए क्या होगा, ये सेम होगा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज कंटेंट, दिस इज अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ। ये एवोगाड्रो लॉ की जो है सेकंड डिफिनीशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर आप लोग देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक थर्ड पॉइंट है K इज इक्वल टू V by N। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to second definition, एक another definition, according to this law, it constant pressure and temperature, it constant pressure and temperature, the ratio of volume with the number will remains, number इसका NO का मतलब है number, will remains constant, remains constant, ये भी constant होगा। At constant pressure and temperature, at constant temperature and pressure, the ratio of volume with number of moles remains constant। ये एक second definition है, एक another definition भी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक गैस को टारगेट करते हैं और उस गैस से जो है कुछ कंसेप्ट्स निकालते हैं कि आप लोगों ने किस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में 2 ग्राम्स होते हैं एंड इट ऑक्युपाई 22.4 dm3। इतना आप लोगों के पास इसका वॉल्यूम होता है और इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस है। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर आप लोग गौर से देखें, मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि यहाँ पे जो है 22.4 dm3 वॉल्यूम फिक्स है और यहाँ पे इसमें 2 ग्राम है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अ सिंगल dm3 ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास क्या होगा, what will be the mass of a single dm3 of hydrogen gas? 1 dm3 of hydrogen gas, that will be equal to 2 gram divided by 22.4। इसका रेशियो निकाले, you will get 1 dm3 का मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर इसी तरह 22.4 dm3 ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका मास 32 ग्राम है, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास इतने dm3 ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसका मास इतना होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 dm3 है, 1 dm3 में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन भी देयर, तो आप क्या करें, 32 dm3, 32 ग्राम डिवाइड बाय 22.4, आपने क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो 1 dm3 ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा 32 ग्राम डिवाइड बाय 22.4 होगा। अगर आप लोग देखें 22.4 dm3 ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 80 ग्राम के बराबर है। मैं ये कहता हूं कि 1 dm3 ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड का मास क्या होगा, तो 22.4 dm3, यहां पे 22.4 जो है यहां पे लेके आए, अ सिंगल dm3 दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम डिवाइड बाय 22.4, ये अ सिंगल dm3 ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड का मास होगा। एक dm3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का इतना मास होगा, एक dm3 ऑफ दिस ऑक्सीजन का जो मास होगा वो इसके बराबर, एक dm3 ऑफ हाइड्रोजन का मास इसके बराबर होगा। तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी गैस हो उसका 1 dm3 हो तो मोलर मास ऑफ दैट गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो निकालें। सो 1 dm3 ऑफ एनी गैस को फाइंड आउट करना हो तो उसका मोलर मास क्या है, डिवाइड बाय 22.4। वी नो दैट 1 dm3 of a gas is also equal to 1000 cm3 है। Now it is also equal to 1000 cm3. It is equal to molar mass of gas, molar mass of gas divided by 22.4। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे a single cm3 of a gas का मास क्या होगा, तो फिर क्या करें, 1000 को यहां से क्रॉस करें और ये 1000 यहां पे आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। A single cm3 will be molar mass of gas divide by, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 22400 पे डिवाइड करें,
ये अ सिंगल सीएम क्यूब ऑफ ए गैस का मास होगा। तो जो भी गैस है, अगर हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम डिवाइड बाय 22,400, अगर ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम डिवाइड बाय 22,400, और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो 80 ग्राम डिवाइड बाय 22,400। ये एक सीएम क्यूब ऑफ ए गैस का क्या होगा, मास होगा। कि 1 सीएम क्यूब ऑफ ए गैस हो तो उसमें कितना मास होगा, उसमें कितने ग्राम्स होंगे। तो ग्राम्स को अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, सीएम क्यूब में हो या डीएम क्यूब में हो, तो आप लोगों ने जो है ये कंसेप्ट उसमें अप्लाई करना है। ओके, सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, सो वी नो दैट 22.4 डीएम क्यूब, अगर आप देखें 22.4 ये मोलर वॉल्यूम है, एंड वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास है। अगर मैं यहां पे ये कहूं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑक्युपाई 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो ये 32 यहां से यहां पे ट्रांसफर करें, you will get a single gram of hydrogen oxygen that will be equal to 22.4 dm cube divided by 32। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होगा वो आप लोग और से 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अगर आप लोग देखें, we know that 80 ग्राम of the sulfur trioxide occupied 22.4 dm cube volume, तो 1 ग्राम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ जो है 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय 80 जो है, आप इसका रेशियो निकाले, यू विल गेट द वैल्यूज, यहां पे वैल्यू होगा। तो किसी भी गैस को, अगर किसी भी गैस के मासेस को फाइंड आउट करना हो तो आपने याद रखना है कि 1 ग्राम को फाइंड आउट करना, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब, ये फिक्स है, डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ दैट गैस, मोलर मास ऑफ गैस, ये उस गैस का मोलर मास होगा। आप लोग प्लीज इस रिलेशन को ज़हन में रखें। ये जो है क्या होगा, तो देखिए 22 डिवाइड बाय 2 हो तो ये हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम के बराबर है, 22.4 डिवाइड बाय 32 हो तो ये ऑक्सीजन के 1 ग्राम के बराबर है, अगर 22.4 डिवाइड बाय 80 हो तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए। वी नो दैट 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। We also know that 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो अगर 1 मिलीग्राम में मैं यहां पे बात करता हूं तो हाउ मेनी लिखें, तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो 1000 मिलीग्राम और यहां पे 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस ऑफ दैट गैस हो। तो आप क्या करें, 1 मिलीग्राम का कितना जो है वॉल्यूम होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ ए गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब, ये फिक्स है। और इस 1000 को यहां पे ट्रांसफर करें तो मोलर मास ऑफ गैस होगा, मोलर मास ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आप 1 मिलीग्राम ऑफ ए गैस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो 1 मिलीग्राम का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए गैस इनटू 1000 होगा। अगर आप लोग देखें तो 1 मिलीग्राम ऑफ ए गैस 22.4 डीएम क्यूब, यहां पे जो है लेट्स सपोज अगर मैं हाइड्रोजन गैस पे अप्लाई करता हूं, हाइड्रोजन गैस पे अप्लाई करता हूं कि 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने जो है उस वॉल्यूम क्या वो कितना वॉल्यूम होगा, तो वी कैन राइट इज अ 2 ग्राम, इसका मोलर मास है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, इन दोनों का रेशियो निकाले, यू विल गेट 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा। 1 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखें, a single milligram, ये मैग्नीशियम नहीं है, आप इस पे कंफ्यूज ना हो, ये मिलीग्राम है, that is equal 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय ऑक्सीजन का 32 ग्राम मोलर मास है, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये बाकी वैल्यू सारे सेम है, सिर्फ मोलर मास डिफरेंट है। और अगर आप लोग देखें यहां पे 1 मिलीग्राम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर मैं देखूं तो 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय यहां पे 80 ग्राम इसका मोलर मास है सल्फर ट्राइऑक्साइड का इनटू 1000 जो है, अगर आप लोगों के पास क्या हो, ये सिंगल डीएम मिलीग्राम का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो 1 मिलीग्राम का वॉल्यूम, 1 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम, 1 मिलीग्राम ऑफ द हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है, आप लोगों ने इस तरह इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग गौर से देखें, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, अगर मुझे ये कहा जाए कि लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक गैस है,
लेट्स सपोज अगर मैं कंसीडर करूं कि लेट्स सपोज वी हैव अ गैस, लेट्स सपोज वी हैव अ गैस, हमारे पास जो है यहाँ पे मैं एक जनरल जो है इसके आइडिया, लेट्स सपोज वी हैव अ गैस हैविंग मास, जो है उसका जो मास है, मोलर मास नहीं, मास की बात कर रहा हूं, तो मास इज इक्वल टू 1.25 ग्राम जो है वो उसमें प्रेजेंट है। वो क्या है 1.25 ग्राम जो है आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है। एंड इट ऑक्यूपाई, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ, इट ऑक्यूपाई 11.2 जो है या 11.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 11.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम। सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब अगर आप लोगों ने मोलर मास को देखिए, मेरी बात सुने, 1 मोल ऑफ ए गैस हैविंग मोलर मास, उसका मोलर मास क्या होगा, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम। ये इतना वॉल्यूम जो है डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 22.4। अगर मैं यहाँ पे जो है लेट्स सपोज 2 ग्राम लिख दूं, चलिए यहाँ पे इसको राउंड कर लेता हूँ, 2 ग्राम कर लेता हूँ, 2 ग्राम। तो लेट्स सपोज वी हैव अ मास इन अ कंटेनर दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाई 11.2 डीएम क्यूब। ये 11.2 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा। तो क्या करें, देखिए बात सुनिए, अगर मेरे पास 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम अगर ये ऑक्यूपाई करता है तो इस कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा। अगर आप लोग देखिए मेरे पास क्या है, थोड़ा सा इस पॉइंट को गौर से देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें कि अगर मेरे पास 2 ग्राम ऑफ दिस सैंपल हो, यहां पे मैं इस तरह लिखता हूं 11.2 डीएम क्यूब हो, तो वो ऑक्यूपाई करता है, उसका जो मास है वो 2 ग्राम है। अगर मेरे पास ये 22.4 जो 1 मोल के लिए होता है, क्योंकि मोलर मास 1 मोल के लिए होता है, तो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा। अब क्या करें, इसको क्रॉस करें, यू विल गेट इट क्रॉस ग्राम इनटू 11.2 डीएम क्यूब, और यहां पे ये 2 ग्राम मल्टीप्लाई 22.4 डीएम क्यूब। ये जो है यहां पे आप लोग लेके आए, क्रॉस करें, x ग्राम मोलर मास को फाइंड करते हैं, क्योंकि मोलर मास इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल एंड 22.4 डीएम क्यूब इज आल्सो इक्वल टू, तो जितना जो है आप लोगों के पास जितना मास 22.4 डीएम क्यूब के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, वही जो है उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, उस गैस का मोलर मास होगा। तो अब अगर आप लोग इसको क्रॉस करें तो यहां पे जो है देखिए, यहां पे ये क्रॉस हो जाए 2 हो जाएगा, तो क्रॉस ग्राम will be equal 2 multiplied 2 is equal to 4। अच्छा 4 ग्राम जो है किसका मोलर मास है, कौन से गैस का है, हीलियम का है कि नहीं। तो we can also calculated, we can also predicted the type of गैस की कौन सा गैस है। तो मोलर मास से मुझे पता चल जाएगा ये कौन सा गैस है। तो मोलर मास से जो है मुझे यहां से पता चल जाता है कि ये कौन सा गैस है, तो ये हीलियम गैस का मोलर मास वी कैन इजीली फाइंड। देखिए मेरी बात सुनिए, जो वॉल्यूम आपको गिवन है वो वॉल्यूम लिखें, और जितने मास के लिए लिखा है वो मास लिखें, और फिर उस वॉल्यूम को 1 मोल में डिस्क्राइब करें। तो 1 मोल में अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो 1 मोल से इसकी क्रॉसिंग करते तो इससे मोलर मास आप लोगों के पास गैस का आ जाएगा कि इस गैस का जो है मोलर मास का, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ द गैस। इस गैस का एक्सपेक्टेड मोलर मास क्या होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड इट फ्रॉम दिस। आप लोग जो है यहां से इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये एक जन्नत सा जो है क्या है, इसके लिए स्केच है कि अगर आप लोग जो है मोलर मास से फाइंड करते हैं वॉल्यूम से, यू कैन इजीली फाइंड वॉल्यूम से मोलर मास को फाइंड आउट करना, मोलर मास से वॉल्यूम फाइंड आउट करना, यू कैन इजीली फाइंड इट। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो अगर आप देखें, मैं एक और पॉइंट की तरफ आता हूं कि 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो, इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस हो, अगर 22.4 डीएम क्यूब आप लोगों के पास क्या हो, ऑक्सीजन गैस हो, तो इसमें कंटेन 6.022 × 10⁻²³ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें होंगे। अगर 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए गैस हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हो, तो यहां पे 6.022 × 10⁻²³ जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ सिंगल डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ सिंगल डीएम क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो कैलकुलेट, यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules in a single 1 dm cube of hydrogen, 1 dm cube of oxygen, 1 dm cube of sulfur trioxide। तो आप लोग देखें यहां पे 22.4 dm cube में एवोगाड्रो नंबर होते हैं, बस मैं डायरेक्टली इस तरह लिख रहा हूं, एवोगाड्रो नंबर को लिख रहा हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो 1 dm cube में क्या होंगे, ये क्या करें, यहां से क्रॉस करें 22.4, ये क्रॉस कर ले,
तो 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4, ये इसके बराबर होगा। याद रखिए ये बिल्कुल फिक्स है हर एक गैस के लिए। अगर आप देखिए ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो 22.4 dm क्यूब में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 dm क्यूब में क्या होगा, बिल्कुल वही बात है 1 dm क्यूब में, तो यहां पे ये 22.4 यहां पे क्रॉस हो जाएगा। इट विल कंटेन एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4, ये इसके बराबर हो जाएगा। द सेम सिचुएशन फॉर द सल्फर ट्राइऑक्साइड, वन जो है यहां पे 22.4 dm क्यूब है, तो 22.4 dm क्यूब में एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 22.4 dm क्यूब में 20, तो 1 dm क्यूब में क्या होगा, तो 1 dm क्यूब में अगर आप देखें तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4 जो है इसमें वैल्यू होगी। तो ये इसका रेशियो होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस 1 dm क्यूब 1 dm क्यूब 1 dm कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम आ रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4 इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस 1 dm क्यूब के बराबर है। अगर आप देखिए 1 dm क्यूब इज आल्सो इक्वल टू 1000 cm क्यूब, ये 1000 cm क्यूब के भी बराबर है। वी कैन आल्सो राइट जो है इस इक्वेशन को इट कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो डिवाइड बाय 22.4, ये 22.4 मैंने ऑलरेडी 1 dm क्यूब में एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4 है। अगर मैं यहां पे आपको ये कहूं कि सिंगल cm क्यूब में क्या होंगे, 1 cm क्यूब, इसको क्रॉस करें यहां से, ये 1000 जो है ये 1000 cm क्यूब एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4, ये 1000 यहां से क्रॉस करे तो 1 cm क्यूब ऑफ एनी गैस कंटेन एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 22,400, इसका रेशियो निकाले यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 cm क्यूब होगा। 1 cm क्यूब के लिए ये फिक्स वैल्यू है, 1 dm क्यूब के लिए ये दूसरा जो है वैल्यू फिक्स है। तो ये मैंने तीनों यूनिट साइज की इंटर कन्वर्जन की है। आप लोगों ने प्लीज है मेरा कहें, आप लोगों ने जो है इनसे ये सारे वैल्यू जो है आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय रिलेशन। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स पे नहीं है। नेक्स्ट जो है अगर हाँ आप लोग देखें तो हम इन तीनों लॉस को कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इफ नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल इफ नंबर ऑफ जो है टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। There is a direct relationship between volume and number of mole. There is a direct relationship between volume and temperature. There is a direct inverse relation between the volume and pressure. इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इन तीनों लॉस को कंबाइन करता हूं तो V कॉमन है और यहां पे जो है इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, P के साथ इसका इनवर्स है, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट है, नंबर ऑफ मोल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। We can also write V is equal to R, यहां पे जो है क्या लिखते हैं N और यहां पे ये R और ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये T है, डिवाइड बाय P where R is a proportionality sign constant, R is a universal gas constant, where R is a universal gas constant है, ये proportionality sign constant है और इसकी जो वैल्यू है उसको अभी हमने डिस्कशन इस पे करनी है। तो अगर आप लोग देखिए कैन वी राइट दिस इक्वेशन के PV इज इक्वल टू nRT, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड स्टेट इक्वेशन। हमने इसको थर्मोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है कि दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्टेट इक्वेशन, इसको स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं। वेयर P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल को और ये T जो है रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ये टेम्परेचर को एक्सप्रेशन करता है। आप इस इक्वेशन में देखें अगर मैं प्रेशर को यहां पे लेता हूं और यहां पे नंबर ऑफ मोल और RT ये वॉल्यूम को एक साइड पे कर, अगर इन दोनों को कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट रिलेशन है। प्लीज इसको ध्यान में रखें, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को आप लोग क्या करें, कांस्टेंट रखें। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं और एक कंटेनर है और उसका वॉल्यूम फिक्स है और उसमें मैं जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा।
लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। दूसरा पॉइंट गौर से सुने, सो द नंबर ऑफ मोल इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर आप देखें तो ये P है और यहाँ पे ये nRT है डिवाइड बाय V। अगर मैं प्रेशर को आप लोगों से क्या रिलेट करता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल R और J और V को इनको कांस्टेंट रखूं, इनको नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर और प्रेशर में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल को और वॉल्यूम को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। तो ये कंडीशन आप लोगों ने ज़हन में रखते हैं, ये दो कंडीशन इससे और निकालते हैं। अच्छा, वी नो दैट, अगर आप लोग और से देखें तो यहां पे एक दूसरा पॉइंट जिसकी तरफ हमने आना है वो ये है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है, n इज इक्वल टू मोल। वी नो दैट मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए गैस। सो प्रेशर इज इक्वल टू यहां पे W वेट को, यहां पे मोलर मास, यहां पे वॉल्यूम और ये RT है। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड डेंसिटी, और यहां पे M और ये RT है, द रेशियो ऑफ वेट विद द मास बाय वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड डेंसिटी, इसको डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहां पे प्रेशर इज इक्वल टू DRT बाय M, ये जो है इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिन गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिन गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो यहां पे इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इस तरह जो है इस पॉइंट को निकालते हैं तो यहां पे अगर आप लोग गौर से, और इसको अगर आपको याद हो तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिस्कस किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, यहां पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये डेंसिटी है, तो मैं इस डेंसिटी इक्वेशन को यहां से निकालता हूं तो वी कैन फाइंड आउट कि अगर मैं इस मोलर मास को, तो वी कैन राइट इट एज PM इज इक्वल टू DRT। अगर आप देखें इस D को जो है यहां से निकालते हैं तो D इज इक्वल टू PM डिवाइड बाय RT। इस इक्वेशन, ये हमारे लिए फाइनल इक्वेशन है, और ये आप लोग 2018 के ईटा के पेपर में देखिए इस इक्वेशन की डिमांड है कि डेंसिटी ऑफ द गैस कैन बी एक्सप्रेस बाय कौन से मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सप्रेस करते हैं, ये मैथमेटिकल रिलेशन उन्होंने डिमांड किया है। अगर आप इस डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना गैसेस पे प्रेशर ज्यादा होगा वो मोर क्राउडी होते जाएंगे, उनकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि डेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिन गैसेस के मोलर मासेस ज्यादा होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहां पे जो है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि गैसेस आर मोर डेंसर एट हाई प्रेशर, गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज होती है, गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज होती है जब प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे गैसेस मोर डेंसर होते हैं, गैसेस मोर डेंसर होते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ सल्फर या क्लोरीन विल बी ग्रेटर, विल बी लेसर या ग्रेटर, लेसर भी लिख सकते हैं, ग्रेटर भी लिख सकते हैं। इट यहां पे लिखता हूं ABCD। So the density of the chlorine will be greater, will be maximum at condition 1 atmospheric pressure, 2 atmospheric pressure, 3 atmospheric pressure, 4 atmospheric pressure। तो प्रेशर की वैल्यू को देखिए कहां पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। जितना प्रेशर ज्यादा होगा गैसेस मॉलिक्यूल और क्राउडी होंगे उनकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। सेकंड पॉइंट ये है कि ABCD आप लोग हो सके टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू की बजाय 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जो है यहां पे केल्विन टेम्परेचर, यहां पे मैं लिखता हूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 केल्विन टेम्परेचर सबसे लीस्ट है, तो इस पे डेंसिटी ऑफ द क्लोरीन विल बी ग्रेटर, ये ग्रेटर होगा। अगर इन दोनों को वो मिक्स करते हैं, अगर इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो A है, B है, C है और D है। अगर आप लोग देखें तो 1 ATM और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 3 ATM और यहां पे जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पे जो है अगर आप देखें 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
यहां पे मैं लिखता हूं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप उसमें क्या करें, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को फाइंड आउट करें। जहां पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा वहां पे गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सो यहां पे द क्लोरीन गैस को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि क्लोरीन गैस, मैंने एक गैस को सेलेक्ट किया है और उस पे ये क्वेश्चन लिखे हैं, which of the following gas have more density at, यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं STP कंडीशन पे, the type of gas having maximum density at STP conditions। तो मैंने कंडीशन को फिक्स रखा हुआ है। अब मैं गैसेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा, उसकी डेंसिटी जो है यहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। We know that density is directly proportional to the molar mass। मैंने यहां पे लिखा है कंडीशन, मैंने टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अगर आप देखिए तो यहां पे ये A है, B है, C है और ये D है। मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर ट्राइऑक्साइड को, क्लोरीन गैस को और यहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो यू हैव टू क्लिक द सल्फर ट्राइऑक्साइड क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो आप लोगों के पास क्या होगा, इसकी डेंसिटी जो है यहां पे मैक्सिमम होगी। ए है, बी है, सी है, डी है। द टाइप ऑफ गैस हैविंग मैक्सिमम जो है यहां पे मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है। ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एसटीपी कंडीशन पे जो है, और सबसे ज्यादा जो डेंसर होगा तो वो ब्यूटेन होगा। बल्कि चले आइसोब्यूटेन में यहां पे लिखता हूं क्योंकि एसटीपी कंडीशन पे ब्यूटेन जो है वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में, तो यहां पे ये मोर डेंसर होगा आइसोब्यूटेन। जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सो द टाइप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मोर डेंसिटी एट एसटीपी। तो अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस गिवन हो तो फिर मोलर मास को उस पे देखे कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी जो है, कंडीशन अगर आपको फिक्स हो तो फिर उसमें जो है डेंसिटी को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक अनदर पॉइंट है, आप लोगों ने प्लीज इस इक्वेशन से देखने हैं। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। सो द आर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी बाय एनटी है। द प्रेशर जो है इसकी वैल्यू 1 atm है। वॉल्यूम जो है ये 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम लेते हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ ए गैस है। और टेम्परेचर जो है ये 273 केल्विन, ये फिक्स है 273 केल्विन। जब आप इनका रेशियो निकालें, यहाँ पे जो है इसको अगर आप लोग देखिए इसका रेशियो निकालें, सो इट विल बी इक्वल टू 0.0821। यहाँ पे atm, यहाँ पे ये dm क्यूब, ये पर मोल, ये पर केल्विन, इसके ये वैल्यू है। ये R की वैल्यू atm dm क्यूब है। अगर आप क्या करें, इस atm की जगह जो है क्या लिखे, जो है हम mm ऑफ मर्करी, तो 1 atm इज आल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी के बराबर है। तो 0.0821 मल्टीप्लाइड यहां पे 760 mm ऑफ मर्करी atm को में, तो यहां पे dm क्यूब पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू होगी। You have to multiply, it is equal to 62.4 जो है mm ऑफ मर्करी और यहां पे ये dm क्यूब पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है। This mm of mercury is also called tar. We can also express by tar. इसको tar से भी एक्सप्रेस करते हैं, तो we can also 62.4 tar। यहां पे dm क्यूब पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू है। अगर आप लोग देखें यहां पे ये dm क्यूब, we know that 1 dm cube is equal to 1000 cm cube के भी बराबर है, 1000 cm cube। Now putting this value 62.4 tar, बल्कि यहाँ पे जो है 1000 मल्टीप्लाई कर लेता हूं और tar और यहाँ पे ये cm cube पर मोल पर केल्विन, क्योंकि we know that 1 dm cube में इतने cm cube होते हैं। Now the value can also be written 400 tar cm क्यूब पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू होगी। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ये 62400 टार cm क्यूब पर मोल पर केल्विन जो है ये इसकी वैल्यूज है। ओके, तो ये आप लोगों के पास डिफ्स के लिए जो यूनिट्स हैं, तो आप लोगों ने यूनिट, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 टाइम रिपीट हुआ है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R डिपेंड ऑन, ये याद रखें, ऑन यूनिट जो है, याद रखें A है, B है, C है और D है। डिपेंड ऑन द यूनिट जो है, यूनिट ऑफ
वॉल्यूम, यूनिट ऑफ प्रेशर, यहां पे जो है टेम्परेचर, या बोथ ए एंड बी, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। मैं वॉल्यूम के यूनिट को चेंज करता हूँ, वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। मैं प्रेशर की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो भी आप यूनिट को चेंज करता हूँ तो भी आप लोगों के पास टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर सब में 273 1 मोल जो है इसके लिए कांस्टेंट है। तो एसटीपी कंडीशन ये है। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, एक यूनिट ऑफ द वॉल्यूम है और दूसरा यूनिट ऑफ द प्रेशर है, इन दोनों पे जो है ये डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, ये मुख्तलिफ यूनिट्स में जो इनकी वैल्यूज है। अच्छा, SI सिस्टम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SI सिस्टम में? तो मेरे ख्याल में जो है SI सिस्टम में अगर मैं डायरेक्टली चला जाता हूं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 8.314 जो है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है 8.314, यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन कहते हैं जोल, और यहाँ पे ये पर मोल पर केल्विन इसकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे जो है ये R की वैल्यू, SI सिस्टम में R की वैल्यू जो है ये है, और अगर आप लोगों को पता है कि 1 कैलोरीज में 4.18 जो है जोल होते हैं, तो अब मेरे पास ये जोल में वैल्यू है। तो अगर 1 कैलोरी में इतने होते हैं तो अगर आप लोग देखें तो जोल में जो है 1 जोल किसके बराबर होगा? तो ये 4.18, इसके साथ क्रॉस करें तो 1 joule will be equal to 1 calorie divided by 4.18. Now putting this value, तो 8.314 और जोल की जगह 1 कैलोरी डिवाइड बाय 4.18, यहाँ पे पर मोल पर केल्विन। तो R की वैल्यू 1.97 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन जो है इसकी वैल्यू है। तो कैलोरीज में R की वैल्यू इसके बराबर है, जोल में इसके बराबर है, और जिसमें जो है हमने जो ऑलरेडी जो इससे पहले डिस्कशन किया है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी वैल्यू लिख दी है। तो जोल में इसकी वैल्यू इसके बराबर है और कैलोरीज में जो है R की वैल्यू 1.97 के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन है उनको जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वी नो दैट लेट्स सपोज इफ वी हैव इनिशियल प्रेशर P1 है, इफ वी हैव अ गैस हैविंग इनिशियल प्रेशर V1, वॉल्यूम V1 हो और टेम्परेचर T1 हो। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, if the pressure is increased, P2 pressure हो जाए, and it is increased 2 times of initial pressure, while the temperature is increased, T2 final temperature हो जाए, it is increased by 2 times of initial temperature के 2 times, what should be the expected volume? expected volume में कितना चेंज आएगा? तो इसमें जितना मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया इतना भी यहाँ पे भी इंक्रीज किया, दोनों में इक्वल अमाउंट में। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला केस यहाँ पे आप लोगों ने बस इसको आसान लैंग्वेज में किस तरह सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर वैल्यू हो, इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर इन टेम्परेचर वैल्यू हो। इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर वैल्यू हो, देन व्हाट विल हैपन? तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखे, देयर विल बी नो चेंज। तो सुनो दिस पॉइंट। So we know that P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2। इस इक्वेशन को देखें, ये P1 V1 divided by T1 is equal to P2 किसके बराबर है? 2P1 के बराबर है। V2 को मैंने फाइंड आउट करा, T2 किसके बराबर है? 2T1 के बराबर है। T2 2T1 के बराबर है। P1 जो है P2 किसके 2P1 के बराबर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये T1 T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, P1 P1 के साथ V1 एंड V2। इफ इक्वल चेंजेस जो है आर इंक्रीज और प्रेशर जो है डिक्रीज हो या इंक्रीज हो और टेम्परेचर के साथ दोनों के साथ इक्वल चेंज आ रहा हो, सो द नेट चेंज इन द वॉल्यूम विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज। तो जीरो चेंज यहां पे होगा। सो नो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम विल बी ऑब्जर्व, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व, नो चेंज होगा। अगर मैं इक्वल जो है, अगर आप लोग देखें यहां पे एक दूसरा इसी से रिलेटेड, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह लिखूं कि लेट्स सपोज यही केस है कि इक्वल इंक्रीज और या इक्वल डिक्रीज लेके आता हूं कि यहां पे मेरे पास P1 है, V1 है, T1 है, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1 है। मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास क्या है, यहां पे जो है फाइनल प्रेशर जो है ये P1 के 10 टाइम कम कर लेता हूं, रिड्यूस कर लेता हूं। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर T2 को जो है ये T1 के 10 टाइम कम कर लेता हूं, इक्वल अमाउंट में कम कर लेता हूं, नेट चेंज विल बी जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। देखें आप लोग इसका प्रूफ, P1 V1 डिवाइड बाय T1, यहां पे P2, यहां पे V2 डिवाइड बाय T2, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो P1 डिवाइड बाय 10, P2 इसके बराबर है। P2 को मैंने फाइंड आउट करना है, T2 किसके बराबर है? T1 डिवाइड बाय 10, T1 डिवाइड T2 इसके बराबर है, T1 डिवाइड बाय 10,
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू V2, देयर विल बी नो चेंज, देयर इज नो चेंज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या मतलब है, इक्वल इंक्रीज इन प्रेशर इन टेम्परेचर वैल्यू, नो चेंज इन वॉल्यूम। इक्वल डिक्रीज, इक्वल वैल्यू ऑफ डिक्रीज, 10 टाइम डिक्रीज 10 टाइम डिक्रीज, दोनों केस में 10 टाइम डिक्रीज कर रहा हूं। 100 टाइम डिक्रीज 100, नो चेंज। 1000 टाइम डिक्रीज 1000 टाइम डिक्रीज, नो चेंज। 1000 टाइम इंक्रीज 1000 टाइम इंक्रीज, नो चेंज। सो मतलब क्या है कि अगर आप इक्वल जो है, यही केस है, इक्वल वैल्यू में इक्वल डिक्रीज, इक्वल अमाउंट में डिक्रीज इन प्रेशर, इक्वल में वैल्यू में मैग्नीट्यूड में डिक्रीज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम अगर आप लोग देखते हैं, सो द नेट चेंज विल बी जीरो। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज ऑब्जर्व होगा। यहां पे क्या होगा, जीरो चेंज जो है ये आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगा। अच्छा, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में इस इक्वेशन को किस तरह यूटिलाइज करना है, आसान सा ट्रिक है। आप लोगों ने बस मैंने कंक्लूजन यहां पे 2 सेंटेंसेस में निकाल दिए कि आप क्या करें, इक्वल जो है डिक्रीज जो है यहां पे आ रहा हो, इक्वल इंक्रीज आ रहा हो तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग और सुने, अगर मैं यहां पे जो है यहां पे एक पॉइंट लिख दूं कि यहां पे प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, T1 है। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रेशर फाइनल जो है प्रेशर को मैंने क्या कर लिया, 10 टाइम ऑफ P1 कर लिया और V1 V2 को फाइंड आउट करना है, लेकिन T2 विल बी 10 टाइम को डिक्रीज कर लिया। ये 10 टाइम डिक्रीज कर लिया और इसको 10 टाइम इंक्रीज कर लिया। आप लोगों ने बहुत केयरफुल इसको देखना है। ये 10 टाइम इंक्रीज है, ये इक्वल में है, लेकिन आपने थोड़ा सा देखिए यहां पे मल्टीप्लाइड और यहां पे डिवाइड है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहां पे दोनों इंक्रीज P1 जो है T1 दोनों को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज, P1 डिवाइड बाय 10 T1, तो ये इक्वल चेंजेस आए। ये इक्वल चेंजेस नहीं है, ये तो 10 टाइम इंक्रीज और इसको 10 टाइम डिक्रीज करे, तो ये अनइक्वल है। अब क्या करें, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 किसके, 10 टाइम ऑफ P1 V2। यहां पे T2 किसके बराबर है, 10 टाइम को डिक्रीज कर लिया है। T1 के साथ कैंसिल, 10 यहां पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये P1 के साथ V1 विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू V2 100 टाइम। मैंने तो फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, तो यहां पे 100 इस पे डिवाइड हो जाएगा, यह 10 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो वी फाइनल वॉल्यूम विल बी 100 टाइम लेसर देन द इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम will be 100 टाइम लेसर देन द इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम से जो है 100 टाइम, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने से भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये 10 टाइम इंक्रीज करने से और यहां पे 10 टाइम डिक्रीज करे तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 टाइम डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा, 100 टाइम डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा। और अब अगर मैं क्या करूं, अब मैं इसको जो है चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा इस पॉइंट को गौर से सुने। अगर मैं इस तरह कर लूं कि यहां पे ये P1 है, ये V1 है, ये T1 है, मैं ये लिख दूं कि इसको इन्वर्स कर देता हूं, P2 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय 10 टाइम हो। T1 V2 को मैं फाइंड आउट करता हूं और T2 इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ T1 हो। अब यहां पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, अब सुने इस पॉइंट को। तो देखिए P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 P1 डिवाइड बाय 10। और यहां पे V2 को मैंने फाइंड आउट करना है, और थोड़ा सा देखिए V2 को मैंने फाइंड आउट करना है, V2 ये है और T2 किसके बराबर है, ये 10 टाइम ऑफ T1 के बराबर। T1 के साथ P1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 इस साइड पे V2, यहां पे V1 V2 डिवाइड बाय 100। अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करो, V2 विल बी इक्वल टू 100 टाइम ऑफ V1, 100 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ चला जाएगा, 100 टाइम वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो आप क्या करें, अगर प्रेशर को 10 टाइम कम करते हैं और टेम्परेचर को 10 टाइम इंक्रीज करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल इतना इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा। 10 मल्टीप्लाई 10 विल बी इक्वल टू 100 टाइम। तो 100 टाइम इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। अच्छा, मैं एक और पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, आप लोगों के लिए आसान कि ये प्रेशर P1 है, ये V1 है और ये T1 है। अगर मैं यहाँ पे P2 को कर लेता हूँ और P2 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P1 डिवाइड बाय 20 टाइम, इसको जो है मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कम कर लिया है, और यहाँ पे V2 इज इक्वल टू, जहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, एंड T2 इज इक्वल टू जो है यहाँ पे इसको 10 टाइम ऑफ T1 कर लेता हूँ। व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो आसान से पॉइंट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 20
ये 200 होगा, 200 टाइम इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व होगा। प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर, तो 10 मल्टीप्लाई, तो आप इसका प्रूफ देखें तो P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये P1 डिवाइड बाय 20 और यहाँ पे V2 को मैंने फाइंड करना है और यहाँ पे ये 10 टाइम ऑफ T1 है, ये T1 T1 के साथ, ये P1 P1 के साथ, एंड V1 जो है इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय 200। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि V2 विल बी इक्वल टू 200 टाइम ऑफ V1 होगा। V2 विल बी इक्वल 200 टाइम ऑफ V1, ये इसके बराबर होगा। तो आप लोगों ने इसको आसान से जो है प्रेडिक्शन करनी है और ये इजी पॉइंट्स हैं, इनमें कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये इस इक्वेशन के लिए जो हमने डिस्कशन की है, इस इक्वेशन के जनरल एप्लीकेशंस हैं एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, उनको जो है किस तरह जो है आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ, दैट इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक अनदर लॉ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम यहाँ पे जो है गैसेस को इनक्लोज करते हैं कंटेनर में, और यहाँ पे मैंने नॉन रिएक्टिंग गैसेस हाइड्रोजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, हीलियम गैस को इनक्लोज किया है, और यहाँ पे मैं एक बैरोमीटर लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बैरोमीटर लगा लेते हैं, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर जो है यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। बैरोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे ये नीडल जो है जहाँ पे भी कनेक्ट होगा, लेट्स सपोज 4 ATM पे कनेक्ट है, तो ये मुझे टोटल प्रेशर शो करेगा, इंडिविजुअल प्रेशर को नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि इफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर इनक्लोज, पहला पॉइंट क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। पहला पॉइंट यहाँ पे जो हम बात करते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ऐसे गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। क्या मतलब है, अगर आप एक कंटेनर में जो है HCl गैस लें और साथ में जो है उसको अमोनिया गैस के साथ मिक्सअप करें और आप यहाँ पे कहें कि मैं डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, इस पे अप्लाई नहीं होता है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिएक्टिंग गैसेस। रिएक्टिंग गैसेस पे जो है ये अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो है नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। अगर एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर, कंटेनर में अगर हम गैसेस को, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को इनक्लोज करते हैं, then the total pressure exerted, then the total pressure exerted by mixture of gas, pressure exerted by a mixture of gases, mixture of gases is equal to the sum of the, is equal to the sum of the partial pressure of all compressor pressure of all component gases, of all component gases enclosed in a container, enclosed in a container, कि कंटेनर में जितने भी गैसेस इनक्लोज होंगे तो उनका जो प्रेशर होगा, उन सारे गैसेस का जो क्या होगा, कंबाइंड प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर डिस्क्राइब होगा। So according to this law, non-reacting gases are enclosed in a container, then the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of all component gases enclosed in a container. According to this law, the total pressure of the mixture is equal to the sum of the partial pressure of the hydrogen gas is equal to the sum of the partial pressure of oxygen gas is plus sum of the partial pressure of the nitrogen gas and plus sum of the partial pressure of the helium gas या नियान गैस है, जो भी गैस हो, तो जो भी गैस है, इन सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो समअप होगा वो इस टोटल प्रेशर के बराबर होगा। So according to this law, the total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of all component gases enclosed in a container. It is known as Dalton law of partial pressure. इसको Dalton law of partial pressure से डिस्क्राइब करते हैं। The partial pressure क्या है? The individual pressure. The individual pressure exerted by a single component gas in a mixture जो होगा तो उसको partial pressure से एक्सप्रेस करते हैं। So the pressure exerted by a component gas, the pressure exerted by a component gas means a single gas in total pressure, तो that is known as partial pressure, उसको partial, तो यहाँ पे ये partial pressure का exert करेगा, ये partial होगा, ये partial होगा, लेकिन इन सारे सबके partial pressure का जो sum up होगा वो total pressure of the mixture होगा।
तो ये टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर जो है यहाँ पे प्लीज ध्यान में रखिए, ये आप लोगों के पास होगा। ओके, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू nRT के बराबर है बाय V, nRT बाय V। मैंने अभी कहा कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को मैं वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट रखूं, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? नॉन रिएक्टिंग अनक्लोज इन कंटेनर। अगर मैं कंटेनर में इसको इनक्लोज कर तो इसका वॉल्यूम फिक्स होगा और सारे गैसेस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो उस कंडीशन में जो है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में, तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक गैस है, मैंने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें हीलियम गैस है। इस कंटेनर में जो है मैंने इनक्लोज किए, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है हाइड्रोजन के ये 3 है, नाइट्रोजन के जो है ये 4 है, ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल है ये 2 है और हीलियम के जो नंबर ऑफ मोल है ये 1 है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल जो है इसमें नाइट्रोजन का है, तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का होगा। और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम के हैं, तो सबसे लीस्ट पार्शियल प्रेशर जो है आप लोगों के पास। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT बाय V। अगर आप देखें तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वी कैन राइट इट इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू RT बाय V, ये कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द हीलियम is equal to number of mole of helium into RT by V, ये कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन तो is equal to number of mole of nitrogen into RT by V, ये कांस्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन that will be equal to number of mole of oxygen into RT by V, जो है ये कांस्टेंट है। Now putting these value in this equation, तो अगर आप देखें तो can we write nitrogen into RT by V, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इनटू RT बाय V, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इनटू RT बाय V, और लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इनटू RT बाय V जो है अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है। द टोटल प्रेशर किसके बराबर? टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू RT बाय V होगा। टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? इस पॉइंट को वॉच देखें इनटू RT बाय V। अगर आप देखें तो यहां पे जो है NH2, यहां पे जो है NO2, यहां पे NN2, यहां पे N हीलियम, इन सबको और RT बाय V जो है उससे क्या कहते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। तो RT बाय V और यहां पे RT बाय V दूसरे के साथ करा। सो द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस इनक्लोज्ड इन कंटेनर। द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर will be equal to the sum of the number of moles of the all component gases enclosed in container। तो इस कंटेनर में जो है आप लोगों के पास ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, मैं एक और डिफिनीशन की तरफ आता हूं कि पार्शियल प्रेशर का एक अनदर डिफिनीशन है, वो डिफिनीशन की तरफ उसको भी जो है यहां पे डिस्क्राइब करता हूं। अगर आप लोग देखें द टोटल प्रेशर जो है आप लोगों के पास इसके बराबर है, टोटल प्रेशर इसके बराबर है और पार्शियल प्रेशर इसके बराबर है। मैं आपको ये कहूं कि व्हाट विल बी द रेशियो जो है, मैं यहाँ पे एक जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय RT डिवाइड बाय V। द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल RT बाय V। ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाती है? नो टेकिंग द रेशियो, यहाँ पे मैं रेशियो निकालता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर के साथ इसका रेशियो है। सो द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू RT बाय V डिवाइड बाय RT बाय V है, ये इसी के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विद द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, सुने इस पॉइंट को, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल विद द टोटल नंबर ऑफ मोल, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। मैं इसको जनरलाइज इस तरह लिख देता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट गैस, उस कंपोनेंट गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो ये हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वी कैन राइट, अगर मैं आपको गैस का पार्शियल प्रेशर गिवन हो और टोटल प्रेशर, दोनों का रेशियो निकाले, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं। टोटल प्रेशर ये है, पार्शियल प्रेशर ये है, इन दोनों का रेशियो निकाले, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन, कि हाउ मेनी मोल फ्रैक्शन, के पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट गैस इतना है और टोटल प्रेशर जो है इतना है,
तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन? इन दोनों का रेशियो निकाल, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट गैस। इस कंपोनेंट गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? यू कैन इजीली फाइंड बाय दिस रिलेशन, आप इस रिलेशन से उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप लोग ये जनरल इक्वेशन है, तो कैन बी राइट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट गैस मल्टीप्लाइड द टोटल प्रेशर। So we can define the partial pressure of a component gas that the product of the mole fraction with the total pressure is known as partial pressure of component. We can also describe the product of mole fraction of a component gas with the total pressure of mixture, total pressure of gaseous mixture is known as इसको हम क्या कहते हैं? partial pressure of that gas, partial pressure of the component gas, partial pressure of component gas। तो हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, component gas, the product of the mole fraction of the component gas with the total pressure is known as। मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है और उस पे जो है, अगर आप लोग देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के जो मोल फ्रैक्शन है ये 0.3 है, और टोटल प्रेशर जो मुझे यहां पे ये शो करता है ये 10 atm शो करता है। व्हाट्स विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एक्स गैस? तो यहां पे क्या करें? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, ये लिख लें, मल्टीप्लाई द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। टोटल प्रेशर जो है क्या होगा? तो ये मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट गैस। एक गैस दूसरा है, गैस नंबर सेकंड है, उसके जो है अगर आप लोगों को क्या लिखा हो, मोल फ्रैक्शन जो है गिवन हो 0.4 है, तो आप क्या करें, उस कंपोनेंट गैस का सेकंड गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे इसके मोल फ्रैक्शन 0.4 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट गैस। तो जिस गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, जिस गैस के मोल फ्रैक्शन कम होंगे उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा। तो याद रखें, यहां पे जो है मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन गैस को, ऑक्सीजन गैस को, यहां पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 1 मोल इक्वल नंबर ऑफ मोल के केस में याद रखें आप लोगों के पास इक्वल पार्शियल प्रेशर होंगे। तो यहां पे इन दोनों के इक्वल पार्शियल प्रेशर होंगे। तो इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस, इक्वल मोल ऑफ गैसेस आर मिक्स्ड। अगर ये मिक्स्ड हो देन द पार्शियल प्रेशर, पी प्रेशर का मतलब है पार्शियल प्रेशर, फॉर बोथ गैसेस विल बी सेम, फॉर बोथ गैसेस will remain same, will remain same। ये क्या होंगे? सेम होंगे। If equal moles of gases are allowed to mix up, then the partial pressure of both, क्योंकि moles बहुत इंपॉर्टेंट है, unequal moles हो तो उसमें मसला होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि मेरे पास यहाँ पे जो है क्या है, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन, बल्कि चले हाइड्रोजन गैस है, और इन दोनों के क्या मिक्सअप करते हैं, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्सअप करते हैं, देन दोनों के भी सेम होंगे। इक्वल मोल ऑफ ए गैसेस और इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस, इफ दे आर अलाउड टू मिक्स अप द पार्शियल प्रेशर विल रिमेन सेम, क्योंकि मोल सेम हो गए। बट लेकिन अगर ये कहा जाए कि हाइड्रोजन गैस के जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के 32 ग्राम और हाइड्रोजन गैस के भी 32, इक्वल मासेस आर अलाउड टू मिक्स अप। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर, इसमें सबसे मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कौन सी गैस एक्सर्ट करेगा? अब यहां पे गड़बड़ है, इक्वल मासेस आर नॉट इक्वल मोल्स। अगर आप ये देखें तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन के तो 1 मोल हो गया, लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम के बराबर है। अगर मैं 32 ग्राम कर लो तो ये जो है कितने मोल हो जाएंगे, 32 ग्राम, ये 16 मोल हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के मोल बहुत ज्यादा हो गए। और अभी हमने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो इक्वल मासेस में उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा जिसका मोलर मास लीस्ट होगा। इक्वल मासेस में आप लोगों ने डायरेक्टली उसको क्लिक करना है। इक्वल मासेस आर अलाउड टू मिक्स अप इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज कंसीडर्ड टू बी मैक्सिमम हैविंग लीस्ट मोलर मास हो।
और पार्शियल प्रेशर सबसे लीस्ट उस गैस का होगा जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का देखिए मोल बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन के मोल यहां पे, तो जिसका मोलर मास, तो इक्वल मासेस में इक्वल मासेस ऑफ गैसेस आर अलाउड टू मिक्स अप, आर अलाउड टू मिक्स अप, मिक्स्ड अप, ठीक है। देन द पार्शियल प्रेशर of a gas having least molar mass is described as maximum, तो उसको क्या किया जाए, मोलर मास is described मैक्सिमम, उसको मैक्सिमम डिस्क्राइब किया जाए। इक्वल मासेस में जिसका मोलर मास सबसे लीस्ट होगा उसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका पार्शियल प्रेशर सबसे कम डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जो है इस तरह की पॉइंट्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन है। We know that mole fraction of a component gas is equal to number of mole of that component divided by total number of mole का mixture है। तो partial pressure of component gas divided by total pressure is also equal to number of moles divided by ये total number of moles हैं। अगर मैं इस total number of mole को यहाँ पे क्रॉस कर लूँ, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लूँ, तो can we find the number of moles in the mixture? We can easily find the number of mole of a component gas इन द मिक्सचर। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए, पार्शियल प्रेशर के टोटल नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर आप लोग देखें यहां पे जो है वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस मोलर मास। यहां पे मोलर मास पे इसको डिवाइड करते हैं, तो यहां पे अगर ये N2 हो जाए तो ये W2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। We can also find कि how many gram of a gas यहाँ पे प्रेजेंट है। You can easily find, इसकी इक्वेशन को भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो आप लोग देखें W2 डिवाइड बाय M2 is equal to partial pressure of a component gas divided by total pressure into total number of mole. Molar mass of a component gas को यहाँ पे ट्रांसफर करें, you can easily find the weight के how many grams of the component gas are present in the container, कितने grams इसमें प्रेजेंट है। इस इक्वेशन से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वेट गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो यू कैन इजीली फाइंड द मोलर मास ऑफ द अननोन गैस। मोलर मास ऑफ द अननोन गैस विल बी इक्वल टू W2 into PT, ठीक है, डिवाइड बाय PG पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस मल्टीप्लाइड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इनका रेशियो निकालें, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्लीज इसको ध्यान में रखना है। देखें वी हैव टू इनहेल द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं इसलिए क्योंकि लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा है, बाहर कम है, इसलिए हम उसको एक्सहेल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप हाइट पे चले जाते हैं तो वहां पे पार्शियल प्रेशर कम होता है तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो यही डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के एप्लीकेशन में है। अगर आप जो है जेट इंजन वालों को देखें तो उन्होंने मास्क लगाए होते हैं, और उस मास्क में जो उन्होंने लगाया होता है तो उस मास्क में अगर आप देखें तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके लंग्स पे जो है प्रेशर आ जाता है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाते हैं तो सांस लेने में उनको मसला होता है। ऑक्सीजन इज ओनली हार्मफुल इन वाटर, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं और ये वाटर में जो है नीचे चले जाते हैं, तो जब ये नीचे जाते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया उनके साथ सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर में क्या प्रेजेंट होता है, उस सिलेंडर में स्कूबा डाइवर जो है इसमें 4% ऑक्सीजन होता है और 96% उसमें हीलियम प्रेजेंट होता है। स्कूबा डाइविंग के लिए यूज करते हैं। ये आम नहीं होता है, क्योंकि अगर ये आम गैस वो लेके चले जाएं जिसमें 21% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 79% जो है या 78% जो है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर ये जो है सिलेंडर लेके नीचे चले जाएं 110 फीट पे, इनको नाइट्रोजन नेक्रोसिस हो जाते हैं, इनके जितने जॉइंट्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, बस वो स्टैच्यू बन जाता है और उस बंदे की डेथ हो जाती है। अगर ये 21% ऑक्सीजन के साथ चला जाए, लेट्स सपोज यहां पे 21% ऑक्सीजन हो, ज्यादा ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन इज ओनली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन इन वाटर, वाटर में ये हार्मफुल है, तो उसके बॉडी में इतना ज्यादा ऑक्सीजन, ब्लड में इतना ज्यादा जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये कि डिसॉल्व हो जाता है कि इसकी वजह से जो है उसको डेजीनेस आ जाता है और 150 फीट पे जो है उसकी डेथ हो जाती है अगर वो नीचे चला जाए।
पानी के अंदर, तो वो उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, 4% ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए होता है और बाकी 95 और 96% इसमें हीलियम होता है। तो ये जो है स्कूबा डाइवर जो होते हैं जब चले जाते हैं वो नीचे बाहर आ जाते हैं। इन लोगों को ये तो जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन इनके साथ क्या हो जाता है, डोनाल्ड डक इफेक्ट इनको होता है। डोनाल्ड डक इफेक्ट, इनको डोनाल्ड डक इफेक्ट होते हैं। तो वो डोनाल्ड डक जिस तरह क्वैं क्वैं करते हैं ना, तो ये लोग भी इस तरह क्वैं क्वैं करते हैं, क्योंकि ये साउंड जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साउंड होता है तो वोकल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो गैसेज होते हैं ना, तो उन जो है वो ड्रम के साथ इनफेक्शन जो है कनेक्ट करते हैं, रेजोनेंस के जरिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डोनाल्ड डक का इफेक्ट होता है, तो ये जो हीलियम होता है वो साउंड को जो है वोकल कॉर्ड को इफेक्ट करता है। तो इसलिए ये लोग जो है वो डोनाल्ड डक की तरह जो है क्वैं क्वैं करते हैं। तो डोनाल्ड डक इफेक्ट इन लोगों को हो जाता है, सिर्फ प्रोलॉन्ग इफेक्ट पे। और जब ये इनिशियली जैसे ही बाहर पानी से आ जाते हैं तो ये सीटियां भी बजाते हैं, फिर कहीं तो ये जो है मोस्टली सीटियां बजाते रहते हैं, क्योंकि हीलियम की वजह से उनका जो साउंड वोकल कॉर्ड होता है वो इफेक्ट होता है। तो ये पार्शियल प्रेशर के डाल्टन और पार्शियल प्रेशर के क्या एप्लीकेशन है, तो इनको आप लोग थोड़ा सा सुने और इसको समझने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन हो वो भी आप लोग इस पर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।